इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले करंट का डेफिनेशन सबने पढ़ा होगा, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। आई को तुम dq बाई dt बोल सकते हो, डेल्टा q बाई डेल्टा t बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इंस्टेंटेनियस करंट dq बाई dt हो जाता है, एवरेज करंट डेल्टा q बाई डेल्टा t हो जाता है। जो नॉर्मल फॉर्मूला 10th क्लास तक पढ़ाया जाता था, दैट इज I इक्वल टू q बाई t होता है। q हो गया कूलम, t हो गया सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, इसको हम लोग बोल देते हैं एम्पियर। एम्पियर क्यों बोलते हैं सबको पता होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो भी साइंटिस्ट जो भी रिसर्च करता था, जो उसको मिलती थी नई चीज डिस्कवर करता था, उसको अपना नाम देता था। तो करंट को जिसने डिस्कवर किया था वो था एम्पियर, तो उसने एम्पियर दे दिया। ठीक है। सो अब एम्पियर के अलग अलग यूनिट हो सकते हैं। इसका एक यूनिट होता है जिसको बायट बोलते हैं, BI, वो कोई नहीं पूछने वाला। एब एम्पियर तुमसे हो सकता है कोई पूछ ले, वैसे मुझे डाउट है कि कोई पूछेगा। एब एम्पियर भी क्या होता है कि इसका रिलेशन देखोगे तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 बायट और एब एम्पियर। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा हम बोलते हैं कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। जनरली हो क्या रहा होता है कि नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करते हैं, कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो करता, हमेशा याद रखना। क्योंकि कभी भी करंट का फ्लो होगा तो वो होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। अब कौन सा चार्ज फ्लो करेगा? वहां पे चार्ज फ्लो करेगा नेगेटिव वाला। क्यों नेगेटिव वाला चार्ज फ्लो करेगा? क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा एटम फ्लो कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटे हैं वही फ्लो करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, लेकिन हम करंट के फ्लो को क्या बोलते हैं कि करंट का फ्लो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है नेगेटिव चार्ज के। तो कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है कि कहीं कहीं पे ऐसा बोल दिया जाता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का कोई डायरेक्शन नहीं है, इट इज द ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था। कभी तुम पूछोगे, पूछा जाएगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है, तो तुम बोल सकते हो कि करंट का डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बट एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। करंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर। इट इज नॉट अ वेक्टर, याद रखना। करंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है, इसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी क्या है? इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, बट ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टेंसर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बार जब तुमसे स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पूछा जाता है ना, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर वाली डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। वेक्टर की डेफिनेशन कंप्लीट तब होती है कि उसमें डायरेक्शन भी होती है एंड दैट क्वांटिटी इज फॉलोइंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज नहीं बोलते। जैसे करंट हो जाता है, तो करंट के पास क्या है कि करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट इट इज नॉट फॉलोइंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सो इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इंटरव्यू में अगर आपने इस बात को बता दिया तो ये आपकी एक अलग ही वैल्यू क्रिएट करेगा वहां पे। आर यू गेटिंग दिस? सर टेंसर बोलेंगे? हाँ, टेंसर, टेंसर, TENSOR, टेंसर, SOR ही होता है जहां तक मेरा आइडिया। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये मतलब बहुत कम लोगों को पता, मतलब मुझे तो लगता है अभी लगभग सभी लोगों को पता हो गया होगा, हर जगह ही पढ़ाया जाता है ये। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो अभी पता कर लो, मैं जो बता रहा हूँ कि टेंसर क्वांटिटी किसे कहा जाता है। टेंसर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन क्या चीज नहीं होती है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं होता है। यस। ठीक है। चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हाँ ये तो हमने पहले ही बात कर ली कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इस पे कोई नहीं जाने वाला। एक दो चीजें और देखते हैं जरा। ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, हाँ, करंट कैसे जनरेट होता है? ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। एक ये चीज याद रखना कि एक तो होता है ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज, कि हमने बोला कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए या कितने पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर गए। सपोज NQ गया है, कितने टाइम में गया? T टाइम में गया है, तो हम बोलेंगे I इक्वल टू NQ बाई T, हम ऐसा बोल देते हैं।
तो यहाँ से हमारे पास पता चल जाता है कि हाँ यार कितना चार्ज जा रहा है पर सेकंड, कितना चार्ज जा रहा है, तो वो चीज हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक तो ट्रांसलेट वही I इक्वल टू क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला। दूसरा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज, ये याद रखना। कभी कभी अगर कोई चार्ज रोटेशन कर रहा है तो वो भी एक तरीके का करंट जनरेट कर रहा होता है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। हम क्या बोल रहे हैं, इफ अ पॉइंट चार्ज q इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with speed v, frequency nu, angular speed ओमेगा, टाइम पीरियड t। इन सबको हम लोग रिलेट कर सकते हैं क्योंकि न्यू का वैल्यू होता है 1/t, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t, तो इन सबको हम आपस में कर सकते हैं। रेडियस r दिया हुआ है तो हम सरकमफेरेंस 2πr निकाल लेंगे, स्पीड v दिया हुआ है तो मतलब सबको हम रिलेट कर सकते हैं। अब अगर वो हमसे पूछता है कि करंट कितना होगा, तो हम बोलते हैं करंट होगा Q डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। ये याद रखना, जैसे ऊपर I इक्वल टू क्यू बाई टी करते थे, यहाँ पे होगा I इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड को तुम्हें चेंज करना तो तुम इसको 2πr/v लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसने v और न्यू एक जैसे ही बना दिए, 2πr/v लिख सकते हो, या 1/t को तुम न्यू लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे तुम ओमेगा वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाता है 2π/t, तो t की जगह पर क्या रखोगे 2π/ओमेगा। लेकिन एक फॉर्मूला अगर तुम याद रखोगे तो वही बेस्ट है। अगर तुमसे बाई चांस कोई पूछ लेता है कि रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज की वजह से कितना करंट जनरेट होता है, देन यू कैन से दैट इट इज q/t, दैट्स इट। इतना तुम्हें याद रखना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी J। In case of flow of charge through a cross section, current density is defined as a vector having magnitude, ध्यान से सुनना फिर से, in case of flow of charge through a cross section, current density is defined as a vector having magnitude equal to current per unit area, equal to current, that is di per unit area divided by dA. So di by dA, ठीक है। रिमेंबर एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, तो चार्ज फ्लो का जो डायरेक्शन होगा एरिया इज नॉर्मल टू दैट, वो तो हमेशा ही तुम्हें पता है। तो करंट डेंसिटी हम हमेशा कैसे निकालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी निकालते हैं जो कि जे होता है। अगर बाई चांस कोई तुमसे पूछ लेता तो दैट इज डी आई बाई डी एन, ऐसा कर सकते हो तुम। सर एक बार वापस ऊपर जा सकते हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल यार। हाँ सर थोड़ा नीचे, हाँ ये वाला मेरे को, ये वाला सर थोड़ा ऊपर ये I इज इक्वल टू एन क्यू। सर ये मेरे को एक बार दोबारा ट्रांजिटरी मोशन में मेरे को दोबारा समझा दो, मेरा इंटरनेट अटक गया था। अरे वो वही है यार, चार्ज पर यूनिट टाइम, बस और कुछ नहीं है। जैसे ये एन क्यू बाई टी लिख दिया है मैंने कि कितना चार्ज वहां से निकल रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट इज इट। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ सर वो प्रोटॉन भी तो हो सकता है लेकिन। बेटा प्रोटॉन कभी नहीं मूव करते ना, मैंने ऊपर तुम्हें यही तो बताया हाँ सॉरी सर कि प्रोटॉन कभी नहीं मूव करते, वो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जैसे सपोज 50 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड चले गए, तो तुम बोल दो कि हाँ 50 पॉजिटिव चार्ज उस साइड चले गए, दैट्स इट। सर मैं ड्रिफ्ट क्या होती है सर? ड्रिफ्ट अभी आगे आने वाली है। ठीक है सर। यहां पे आते हैं ड्रिफ्ट में, ठीक है। अब करंट डेंसिटी पे इतना काफी है, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछने वाला। कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल्स, जरा ये देखते हैं ध्यान से। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूज अ मेटल कंसिस्ट ऑफ अ लैटिस ऑफ फिक्स्ड पॉजिटिवली चार्ज। जैसे ये लैटिस बनी है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, देन ये मतलब यहाँ पे तुम्हारा एटम है, यहाँ पे तुम्हारा एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे ये सब जगह पे एटम है, तो एक लैटिस बन गई, एक स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। इन विच बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इनके बीच में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आर मूविंग रैंडमली एट स्पीड which at room temperature in according with kinetic theory of gases is VRMS, that is √3 kT/m। अगर आप ये निकालोगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालोगे तो अराउंड 10⁵ मीटर पर सेकेंड आती है, अगर हम √3 kT/m निकालेंगे। लेकिन ये जो √3 kT/m है, ये जो 10⁵ मीटर पर सेकेंड आती है, ये एक्चुअल में ये पूरी गेन कर नहीं पाता,
क्यों नहीं गेन कर पाता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से यहाँ भागा, तो ये यहाँ पे कोलाइड हो गया, फिर कहीं और भागा, फिर कहीं और भागा, फिर कहीं और, तो ये कुछ इस तरीके से भाग रहा होता है, ऐसा 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 ऐसा। तो वो जो एक्चुअली उसको 10 पावर 5 मिलनी चाहिए, वो 10 पावर 5 उसको नहीं मिल पाती है। वो भाग करके अगर देखेंगे तो ओवरऑल उसी जगह पे रहता है, जब तक कि हम बाहर से इसको कोई पोटेंशियल नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ गया, यहाँ कोलाइड हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, इसका मतलब शुरू में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है जब तक आपने कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही आपने इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया, मतलब आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया और ये नेगेटिव से। तो होगा क्या कि यहाँ पे इसको एक फोर्स मिलेगा इस इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में जाने का। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप पॉजिटिव चार्ज को दूसरी डायरेक्शन में जाने का। तो हो क्या रहा होता है कि जब इसको पोटेंशियल मिल जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भागने की कोशिश करता है। जैसे ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेगा। कैसे भागेगा? अगर यहाँ पे बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होता तो ये 10 पावर 5 से ही भागता, लेकिन ऑब्स्टेकल होने की वजह से कैसे भागता है, ये यहां से शुरू होता है, इधर जाता है, कोलाइड होकर के हो सकता है वापस आ जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, और ऐसे करके करते 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 धीमे धीमे आगे बढ़ रहा होता है। तो वो जो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा होता है, वो जो वेलोसिटी इसको मिलती है, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कोई तुमसे पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी acquired by free electrons inside a metal by the application of an external electric field which is responsible for the current through it। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। कितनी छोटी होती है? इतनी छोटी होती है एज कंपेयर टू थर्मल स्पीड, दैट इज 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी ज्यादा है? 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है वो काफी छोटी है उससे। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत धीमे 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 ऐसे करके जा रहा है आगे। क्यों ऐसे करके जा रहा है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोलाइड कर रहा है। तो अब उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो होती है एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ मेटल बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल पोटेंशियल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड which is responsible for current through it. I hope it is clear to all of you. Yes sir. Good. So इसका एक फॉर्मूला होता है यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को हमेशा इस वाले फॉर्मूले से याद करता था, ये NEVDA। ये कुछ वो नेवादा टाइप का दिखाई पड़ता है, यूएस में कोई जगह है नेवाडा, तो मैंने उसके नाम पे याद कर लिया था, I = NEVDA। अब यहां से अगर मुझे VD निकालना होगा तो हम बोलेंगे कि I/NEA, I/NE। मैं तो वीना करके याद करता हूँ, VDNA। हाँ वैसे भी याद कर सकते हो यार, ये वैसे याद जो है भी तुम्हें अच्छा तरीका मिले। मतलब मुझे वो वाला तरीका अच्छा लगा था, मैंने वैसे कर लिया। तुम्हें दूसरा तरीका याद रखने का अच्छा लगता है, तुम वैसे याद रख लो, जैसे ही याद करने का तरीका तुम्हें मिल जाए। बस तुम्हें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मेन गोल ये है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes. यस सर। गुड। नेक्स्ट, अच्छा VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, ये तो हम उसी से निकाल सकते हैं। इसके बाद तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, इसको हम बोलते हैं टाउ। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसको समझना। क्योंकि हमने क्या बोला था कि 10 पावर 5 की स्पीड से जा रहा है, यहां से यहाँ गया कोलाइड हुआ, फिर यहाँ से यहाँ कोलाइड हुआ, फिर यहाँ से आ गया कोलाइड हुआ, फिर यहाँ से आ गया कोलाइड हुआ। तो ऐसे कोलिजन बहुत सारे फेस कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बोल रहे हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with the positive ions in the metallic lattice is defined as relaxation time। तो relaxation time जब भी हमें निकालना होता है तो mean free path upon RMS velocity करते हैं, तो वहां से हमें रिलैक्सेशन टाइम मिलता है। ये मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ होता है ये जो पहला, सपोज करो पहले दो कोलिजन के बीच में उसने L1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे के बीच में L2, फिर L3, फिर L4। तो ऐसे हम n पाथ लेंगे और उनका एवरेज निकाल देंगे, दैट मींस L1 + L2 + L3 एंड सो ऑन Ln डिवाइडेड बाय n। हमने ऐसा निकाल दिया, तो यहां से अपना मीन फ्री पाथ आ जाता है। और मीन फ्री पाथ को अगर आप VRMS से डिवाइड करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम आ जाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम अगर आपको निकालना होगा तो वो जाता है λ/VRMS। Is it clear to all of you? Yes, sir. Good.
ठीक है, सर हाँ एक मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर आज काउट कराओगे सर आप? आज कहूट यार देखता हूँ, अभी तक मैंने प्रिपेयर तो किया नहीं है कहूट, लेट्स सी। मोबिलिटी यार जनरली कोई पूछता नहीं है, इसलिए मैंने वो डेफिनेशन दी नहीं है, लेकिन अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, एक लाइन की डेफिनेशन है, वो बोल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज वीडी बाई ई, इसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। बट मोबिलिटी जनरली कोई नहीं पूछता। करंट डेंसिटी पूछी जा सकती है, ओम्स लॉ पूछा जा सकता है, ओमिक सर्किट पूछा जा सकता है, ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ऐसा आप बोल सकते हो कि जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना करंट इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं आर, एंड आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओम्स लॉ इज नॉट द यूनिवर्सल लॉ। ये हमेशा ट्रू होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे सर्किट्स ऐसे होते हैं जो नॉन सर ओमिक जब सर्किट होते टेम्परेचर हैं, सर जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो ये काम नहीं करता, ये नहीं काम बहुत लो करते। होगा तो टेम्परेचर काम नहीं नॉर्मल करता। टेम्परेचर पे काम करता है, कई सारे मैंने ग्राफ देखो नीचे भी बना रखे हैं कि सेमीकंडक्टर पे ये काम नहीं करता, ऐसा बनता है, डायोड पे ये ऐसा बनता है, टॉर्च बल्ब के लिए ऐसा बनता है, बस यहाँ तक टॉर्च बल्ब के लिए थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, टेट्रोड वॉल्व के लिए ऐसा काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन ओमिक होते हैं। सर ओमिक क्या ओमिक होता है कि कुछ कंडक्टर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए उसको फॉलो कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाट वी नोन एज ओम्स लॉ। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये जो V अपॉन आई का जो रेशियो आ जाता है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, V अपॉन आई इक्वल टू आर, विच इज ऑल्सो इन दिस ग्राफ ये tan थीटा हो जाता है, तो tan थीटा इक्वल टू व्हाट, V अपॉन आई, तो V अपॉन आई इक्वल टू आर, tan थीटा का वैल्यू आ गया, स्लोप ऑफ लाइन आ गया। ठीक है, कहीं tan थीटा ज्यादा है, कहीं tan थीटा कम है, वो डिपेंड कर रहा होगा कौन से टेम्परेचर पे। बट अगेन ये याद रखो कि ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, और V इक्वल टू आई आर हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है। सो नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस तुमसे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस हम बोलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जो तुम्हें आगे जाने से रोक रहा है, जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने से रोक रहा है, जो वहां पे हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वहां पे कौन क्रिएट कर रहा होगा? वो जो एटॉम्स होते हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोक रहे होते हैं। तो जितने ज्यादा एटॉम्स होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितने कम एटॉम्स होंगे उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या हुआ? इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द आयंस और एटॉम्स इन द कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अगर किसी वायर की बात कर रहे हैं, एक वायर है हमारे पास जिसका लेंथ है L और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो हम ऐसा बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब जितना लंबा वायर होगा उतना लंबा उसको पाथ ट्रैवल करना है, और जितना लंबा पाथ उसको ट्रैवल करना है उतना ज्यादा उसको हिंड्रेंस मिलेगा, उतने ज्यादा एटॉम्स मिलेंगे। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा है उसमें एटॉम्स उतने ज्यादा फैल जाएंगे और वो उतना आराम से निकल जाएगा। तो दैट इज व्हाई आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना पतला वायर होगा उसको उतना कम रास्ता मिल रहा होगा, जितना मोटा वायर होगा उसको उतना ज्यादा रास्ता मिल रहा होगा, ऐसे याद रख सकते हो। सो हम ऐसे बोलते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ओवरऑल अगर तुम बोलोगे तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू रो एल बाय ए। रो क्या हो गया? रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो यहाँ पे रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, आता प्रोपोर्शनलिटी से ही है वो। तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया आर इक्वल टू रो एल बाय ए।
ठीक है। अब रो के लिए हम लोग ये डिराइव करते हैं कि m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन होता है, तुम याद रख सकते हो फिलहाल के लिए इसको। इसका डेरिवेशन पीछे से ही जहां से हम लोग वो देख रहे थे ना कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, आई इक्वल टू एन ई वी डी ए कैसे आ रहा है, वो जब हम पूरी की पूरी मैथमेटिक्स यूज करते हैं तो वहां से ये फॉर्मूला बन के आता है कि m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। बट तुम डायरेक्टली क्या याद रखोगे कि रो का वैल्यू है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये सब कांस्टेंट ही है, तो R आ जाएगा रो एल बाई ए। रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। डायमेंशन तुम आराम से निकाल सकते हो, यूनिट आराम से निकाल सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर है, लेकिन यूनिट को हम लोग ओम बोलते हैं। क्यों ओम बोलते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट था ओम जिसने इसको डिराइव किया था, इसलिए उसका नाम हम लोगों ने ओम रख दिया है। सर तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी को इतना लिख सकते हैं क्या, एम वाई एन ई स्क्वायर टाउ, क्योंकि एल बाई ए ही तो केवल वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट। सर ऐसे भी लिख रेजिस्टिविटी सकते को हैं तुम कि वही बोल सकते हो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। सर ये भी बोल सकते हैं ना कि एक किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड पर मीटर ऑफ द लेंथ, रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड पर मीटर ऑफ द लेंथ। हाँ, उसको इसीलिए हम लोग कभी कभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं कि अगर हम सर L का वैल्यू 1 डाल दें और A का वैल्यू 1 डाल दें तो R और रो का वैल्यू सेम आ जाता है, इसीलिए सर रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। सर इसकी यूनिट को ओम मीटर बोलते हैं, मैंने रट्टा मारा था इसका बहुत पहले 10th क्लास में कि ओम मीटर बोलते हैं इसकी हाँ रेजिस्टिविटी को, लेकिन क्यों बोलते हैं मेरे को ये समझ में नहीं आया। यार रो वो एल तो बाई ए है ना, एल बाई ए। ऐसे देखना, R इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो A को हाँ इधर ले जाओ और L को डिवाइड कर दें। तब भी सर, तब भी आर तो, अच्छा आर की यूनिट ओम हो गई। हाँ, और अभी A की हो एरिया गई की मीटर मीटर अच्छा स्क्वायर स्क्वायर, एंड ठीक, एल की और मीटर। नीचे हाँ L का ठीक हो है गया सर, ठीक है, मीटर, वो तो ए मीटर मीटर में। स्क्वायर है ना, ए मीटर स्क्वायर है, एल एम है, मीटर है। हाँ, तो मीटर हाँ और ठीक मीटर है। कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर बचा ना। हाँ सर। समझा या नहीं? हाँ जी सर। अब दूसरी चीज आती है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कभी कभी कंडक्टेंस पूछा जा सकता है तो हम बोलेंगे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज 1/r। 1/r आएगा तो इसी फॉर्मूले को उल्टा कर देना यहाँ पे, और इसका जो यूनिट होता है उसको हम बोल देते हैं मो। ओम की जगह पर मो बोल देते हैं, उल्टा बोल देते हैं। सीमेन, कोई दूसरा साइंटिस्ट था जिसने अपना नाम डाल दिया था सीमेन, नहीं तो हम इसको बोल देते हैं मो। ठीक है। रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस मैंने तुम्हें बता ही दिया कि एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। मटेरियल ऑफ कंडक्टर क्या है उस पर उसकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बट मेनली तुमसे क्या पूछा जाएंगे, मेनली तुमसे ये दो तीन चीजें पूछी जाती हैं। एक आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और एक ये टेम्परेचर वाला फॉर्मूला कि आर टी इक्वल टू आर नॉट प्लस इंटू 1 प्लस एल्फा टी। इस पे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि अगर टेम्परेचर टी पे उसका रेजिस्टेंस आर है और टेम्परेचर 0 पे उसका रेजिस्टेंस आर नॉट है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा या क्या रिलेशन बनेगा? तो हम बोलते हैं आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी, या अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी, यहां से फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला जरूर तुम्हें याद रखना चाहिए, ये कभी कभी पूछा जा सकता है टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला, क्योंकि ये बोर्ड में भी पूछा जाता है। क्लियर? यस सर। ओके। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सब इलेक्ट्रिकल मटेरियल। अच्छा, ये तो खैर तुमसे कोई नहीं ही पूछेगा। तुमसे क्या पूछा जा सकता है? तुमसे पूछी जा सकती है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है। वैसे रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम अगर एल और ए का एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लें तो आर और रो का वैल्यू सेम आ जाता है, इसलिए हम उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तुमसे, जो आर एल और ए पे पूछे जा सकते हैं। आर रो एल ए इन पे रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। इसमें काफी मैंने क्वेश्चन ही डाल रखे हैं, न्यूमेरिकली डाल रखे हैं। तुम लोग एक बार देखोगे तो तुम्हें आराम से समझ में आएगा। मैं ये शेयर कर दूंगा शीट तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट अभी तो फिलहाल हम लोग न्यूमेरिकल में उतना ज्यादा नहीं घुस रहे हैं, हम तो केवल इसमें घुस रहे हैं कि क्या फॉर्मूला बन रहा है उसका। इसके बाद ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में क्या हो गया कि एक तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और एक हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या बोलते हैं
कि ये एंड बाय एंड, मतलब ये पहले वाले का एंड फिर दूसरे वाले का एंड, ये बैक टू बैक ऐसे लगे होते हैं। और यहाँ पे तीनों क्या होते हैं कि तीनों के टर्मिनल्स एक साथ जोड़ देते हैं, इन तीनों का इधर, इन तीनों का इधर। यहाँ पे क्या होता है, तीनों में सेम करंट पास करता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीनों में डिफरेंट करंट पास होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल के बीच में सेम रहेगा। तो यहाँ पे जब हम इनको देखते हैं तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, दैट इज R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इनका रेसिप्रोकल ऐड होता है, दैट इज 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसा होता है। Is it clear or not? Yes, sir. तो देखो इस पे कई सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बीच में दिए हुए थे, काफी सारे क्वेश्चंस हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। ये वाले क्वेश्चंस एक बार तुम लोग ट्राई करके देखना घर पे, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने दिए थे इस पे बच्चों को करने के लिए। एक चीज और जो तुमसे पूछी जाएगी, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि एक यहाँ पे हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बोल सकते हो या ब्रांचेस का अरेंजमेंट होता है जो थोड़ा हमें कैसा दिख रहा होता है, पैरेललोग्राम के डायगोनल, मतलब पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा होता है। पैरेललोग्राम की चारों साइड पे मैंने 4 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, एक डायगोनल पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, या मतलब हम बस ये देखना चाहते हैं कि करंट वहां से पास कर रहा है या नहीं वो देखने के लिए, या कोई रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। तो एक डायगोनल पे लगाया और दूसरे डायगोनल पे लगाई हमने बैटरी, तो दूसरे डायगोनल पे बैटरी लगाई, ये करंट यहाँ पे आया। अगर ऐसा हुआ कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S आता है, इफ P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, तो फिर इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इस ब्रांच को हम हटा सकते हैं। हटा दोगे तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, ये पूरा सिस्टम इस पूरे सिस्टम के साथ पैरेलल में आ जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर कोई पूछता है तुमसे, क्योंकि मीटर ब्रिज भी इसी पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर कोई पूछेगा तो तुम क्या बताओगे कि कैसा है, ये पैरेललोग्राम जैसा सिस्टम है, पैरेललोग्राम के साइड्स पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, गैल्वेनोमीटर ऑन वन डायगोनल एंड बैटरी ऑन अदर डायगोनल। नाउ इफ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑन द एडजेसेंट साइड्स, तुम ऐसा बोल सकते हो कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S या P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S, ऐसा बोल सकते हो। सो अगर ये रेशियो इक्वल आ जाता है, देन देयर विल बी नो करंट इन दिस ब्रांच इन द गैल्वेनोमीटर। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब बात आती है किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ पूछा जा सकता है यार, किसी से भी किरचॉफ्स लॉ पूछा जा सकता है। इस पे हम लोगों ने जब अभी कुछ दिनों पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी करी थी तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। किरचॉफ्स लॉ क्या है? किरचॉफ्स में दो लॉ होते हैं, एक होता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, एक होता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। पहले वाले को हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ यानी केसीएल बोलते हैं, या जंक्शन रूल भी बोला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन होता है, मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। सो वी कैन से दैट I1 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, या I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4, जो भी जितना भी करंट आ रहा होगा इक्वल टू जितना भी करंट जा रहा है। सो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये हो गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसको जंक्शन रूल बोल दो, जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो। और ऐसे ही दूसरा यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर कोई तुमसे पूछे कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है, या तुमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जंक्शन रूल क्या है या केसीएल क्या है, तो तुम बताओगे कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और वो पूछेगा कि ये किस पे काम करता है, कौन से लॉ पे काम करता है, तो यहाँ पे जो लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज कंजर्वेशन पे काम कर रहा है ये। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. दूसरा होता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इसको हम बोलते हैं केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसी को हम बोलते हैं लूप रूल, क्योंकि एक लूप के अंदर काम करता है। ठीक है, और यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन होता है, क्योंकि इसमें ये केवीएल है ना, वोल्टेज लॉ है। वोल्टेज लॉ क्या होता है? वोल्टेज इज द वर्क डन, और वर्क डन किस पे काम करेगा? एनर्जी पे। तो यहां हम बोलते हैं इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पे ये काम कर रहा होगा। यहां पे आप क्या बोलोगे कि लूप के एक एंड से स्टार्ट करो और पूरा घूम करके उसी एंड पे वापस आ जाओ।
एक एंड से स्टार्ट करो और पूरा घूम करके उसी एंड पे वापस आ जाओ, तो समेशन ऑफ v जो होगा दैट विल बी 0। आप क्योंकि इसी एंड से स्टार्ट हुए और इसी एंड पे वापस आ गए, तो समेशन ऑफ v विल बी 0। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये समेशन ऑफ v कैलकुलेट करोगे कैसे? तो मैंने इसके रूल्स बताए थे। मैंने इसके क्या रूल्स बोले थे कि सबसे पहले यहां पे देखो साइड में लिखे हैं, सेलेक्ट अ डायरेक्शन इन द लूप, मतलब अपनी कोई एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो। इट कैन बी क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले अपनी एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो उसके अंदर कि ये हमारी डायरेक्शन है, जैसे ये वाली डायरेक्शन हमने सेलेक्ट कर ली कि हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे या क्लॉकवाइज जाएंगे सपोज। अगर करंट साथ चलेगा तो, अगर करंट हमारे साथ में चलेगा तो क्या होगा, आर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और अगर करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो आर पे पोटेंशियल गेन हो जाएगा। बस तुम इतना याद रखो कि अगर हमारे साथ करंट चल रहा है और रेजिस्टेंस रास्ते में आ गया, तो हमें रेजिस्टेंस एकदम टैक्स की तरह, टोल टैक्स की तरह कि वहां पे हमें पैसे देने हैं, मतलब अपनी एनर्जी ड्रॉप करनी है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और अगर करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है कि जैसे हम जा रहे थे यहां से यहां, जैसे सपोज मैं जा रहा हूं बी से सी और करंट मेरी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे रेजिस्टेंस पे गेन होगा। लेकिन अगर करंट मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे मैं बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई आ रहा हूं और डी से ई में करंट मेरे साथ चल रहा है, तो रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब कि माइनस आई आर लगेगा। और अगर करंट अपोजिट चल रहा है तो प्लस आई आर लगेगा। ये चीज तुम्हें पहले याद रखनी है कि साइन कन्वेंशन में पहले अपनी एक डायरेक्शन डिसाइड करो, फिर हम देखेंगे कि उसी डायरेक्शन में अगर करंट चल रहा है तो रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट चल रहा है तो रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल गेन। ये होता है। दूसरी बात, अगर बैटरी हमारे रास्ते में आ गई, अब बैटरी में करंट का कोई रोल नहीं है, हम अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर बैटरी की पॉजिटिव प्लेट हमें पहले मिली, यानी कि बैटरी हमें उल्टी मिल रही है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। और बैटरी की नेगेटिव प्लेट हमें पहले मिली, यानी कि बैटरी सीधे डायरेक्शन में, तो वहां पे हमारा पोटेंशियल गेन हो जाएगा। बस ये 2-3 रूल तुम्हें याद रखने, उसके बाद तुम सब आराम से कर लोगे। मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस को लेकर के मैंने ये बोला है कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, करंट हमारे डायरेक्शन में है और रेजिस्टेंस आ गया तो पोटेंशियल ड्रॉप, अदरवाइज गेन। और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, यहां पे बैटरी के लिए जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, करंट से हमें कोई लेना देना नहीं, करंट हमारी डायरेक्शन में हो नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट का रोल केवल ऊपर था रेजिस्टेंस वाले में, बैटरी वाले में करंट का कोई रोल नहीं है। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अगर हमें पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया मतलब हमें वहां पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, और अगर हमें वहां पहले नेगेटिव टर्मिनल मिल गया तो हमें वहां पे पोटेंशियल गेन मिलेगा। सो ये रूल हमें याद रखने होंगे, और ये रूल जब तुम याद रखोगे तो तुम यहां से अपने आप इसको कर पाओगे। ये सर जो है, हाँ यस, बैटरी पॉजिटिव आया तो गेन हो। बैटरी पॉजिटिव आए तो लॉस होगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल पहले मिलने का मतलब है कि बैटरी रिवर्स डायरेक्शन में मिल रही है हमें। हम यहां से यहां जा रहे हैं और बैटरी हमें रिवर्स डायरेक्शन में मिल रही है। सर तो इसका मतलब ये है कि जैसे पॉजिटिव टू पॉजिटिव होगा तो हम माइनस करेंगे जब नेट पोटेंशियल होगी, लेकिन अगर वहीं अगर पॉजिटिव से नेगेटिव लूप बनाते हुए मिल जाए हमें तो माइनस करेंगे, मतलब कम हो जाएगी, घट जाएगी। नहीं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कैसे मिलेगा, वो नहीं समझा मुझे। सर जैसे आप अगर लूप बना रहे हो, जैसे अगर आप इसके अंदर लूप बना रहे हो, क्या कहते हैं, ये वाला जो आपका नीचे वाला है, ए ई डी वाला, नीचे वाला जो ट्रायंगल है, नीचे वाला ट्रायंगल, अच्छा ये वाला नहीं ये ट्रायंगल, ऊपर 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 सर, ऊपर ये वाला जो फिगर है ना, इसमें जो नीचे वाला ट्रायंगल है ना, हाँ नीचे वाला ये वाला। हाँ तो सर समझ गया, इसमें ये वाला ना। हाँ E3 से अगर आप शुरू करोगे तो E2 पे पहुंचोगे, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में मिलेगा, इसका मतलब है कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। नहीं, वो तो तुम्हारी बात सही है कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन हम इसको कैसे ले रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं, ये तो डिपेंड करेगा कि हम कैसे चल रहे हैं। सर वो तो है ना, E3 के अगर आप E3 के पॉजिटिव से जा रहे हो, फिर D से होता है वापस आप यहाँ इस वाले में पहुंचे, दूसरे वाले बैटरी जो लगी हुई है R3 के थ्रू, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि करंट ऐड हो जाएगा ना, मतलब ऐड हो जाएगा बेसिकली पोटेंशियल जो है इसमें। देखो, ये मैं समझ गया कि तुम बोलो कि सेम पोलैरिटी में बैटरी लगी है तो दोनों ऐड हो जाएंगी, ये बात बिल्कुल ठीक है।
लेकिन हाँ अगर सर। मैं सपोज करूं कि ए से इधर जा रहा होता, मैंने डायरेक्शन ये डिसाइड की होती, तो अगर मैं ए से इधर आता तो मुझे ये माइनस ही मिलता, और इधर से इधर जाता तो मुझे ये भी माइनस मिलता, दोनों माइनस मिलते। हाँ सर, वो सॉल्व तो कैसे भी कर लो। समझ गया ना? हाँ ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं ए से स्टार्ट करके वापस ए पे आता हूं तो मैं बोलूंगा कि मैं ए से बी तक गया, ए से बी तक गया तो मुझे यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप मिला, कितना मिला? -I1R1। बी से सी तक गया तो बी से सी तक करंट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में था, तो मुझे पोटेंशियल गेन मिलेगा +I2R2। देन सी से डी गया तो सी से डी में बैटरी मुझे रिवर्स मिली, क्योंकि पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया, बाद में नेगेटिव मिला, तो बैटरी मुझे रिवर्स मिली, तो मैं बोलूंगा -E1। फिर डी से ई जा रहा हूं तो डी से ई में मुझे क्या मिल रहा है? यहां पे मुझे मिल रहा है करंट मेरी डायरेक्शन में, इसलिए -I3R3, लेकिन बैटरी मेरी डायरेक्शन में है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये +E2 मिलना चाहिए। देन यहां से यहां जाऊंगा तो +E3 एंड -I4R4 ऐसा मिलना चाहिए। ये जो मैंने डिफाइन किया, ये समझने में किसी को डाउट हो तो बोलो। सर बेसिकली Yes, sir. डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन देखनी है ना सर, उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव बनाना है। हाँ, करंट की डायरेक्शन के देखनी है रेजिस्टेंस के लिए, सिर्फ बैटरी के लिए नहीं। ठीक है सर। ठीक है ना? और किसी को कोई डाउट है? नो सर। गुड। सर हाँ बोलो। सर मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर भी है हमारे कोर्स में। पोटेंशियोमीटर है, लेकिन मुझे मीटर ब्रिज भी है, पोटेंशियोमीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये सब चीजें तुमसे पूछेंगे। वो बेसिकली लॉज पे ज्यादा पूछते हैं कि लॉज कौन से और लॉज किस पे काम करते हैं, क्या हो सकता है। जैसे केवीएल केसीएल पूछा जा सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा जा सकता है। एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा एंटर नहीं करते कभी भी वो। जैसे सर वो पूछ लेंगे ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब वो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है? है। हाँ, तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल वही व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल है, वो तुम एक्सप्लेन कर दो उनको। ये केवीएल ठीक है। केसीएल पूछ लिया तो तुमने बता दिया। पहले ये होता था कि अगर तुम सामने सामने इंटरव्यू दे रहे हो तो हो सकता है पेन पेपर दे करके तुम एक सिंपल सा सर्किट बनवा दे या रेजिस्टेंस पूछ ले, इतना पूछ सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत रेयर होता था, क्योंकि वो बेसिकली लॉस पूछते हैं, ज्यादातर लॉस। ठीक है, तो मैंने ये चीज तो तुम्हें बता ही दी है। ये जैसे मैंने एक डायग्राम में क्वेश्चन भी एक सॉल्व करके दिखाया था, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए थे काफी सारे। सो ये पूछा जा सकता है। ये क्या, खैर ये क्या पूछेंगे, वो लॉज ही पूछेंगे। न्यूमेरिकल तुम लोग एक बार अपनी तरफ से वैसे देखना जरूर। फिर मैंने ये बताया था ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन मुझे डाउट है कि तुमसे स्पॉन्सरशिप में ग्रुपिंग पूछी जाएगी, बट स्टिल अगर ग्रुपिंग पूछी जाती है तो देखो सीरीज ग्रुपिंग कैसी होगी कि E1 R1 E2 R2 इनको एक सीरीज में लगा दिया। तो जब सीरीज में लगाओगे तो तुम फिर वही किरचॉफ्स लॉ लगाने लगो, तो यहाँ पे E1 - IR1 E2 - IR2, क्योंकि करंट तो एक ही फ्लो कर रहा होगा, इक्वल टू IR आएगा। यहाँ से E1 E2 E3 का अलग रख लो, आई वाले टर्म्स अलग कर लो, तो करंट का वैल्यू आ जाएगा टोटल पोटेंशियल, मतलब टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यहां से आ जाएगा। अब इसके कई सारे केस बनते हैं जो एक्चुअल में अगर IMU CT होगा तो ये सारे के सारे केसेस उसमें काम आएंगे, लेकिन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स रेयरली, मतलब आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसी से पूछा गया हो। ये सारी केसेस हम लोगों ने क्लास में वैसे बनाई थी पहले एक बार, तो ये सारी कंडीशन हमने वहां देखी थी। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जब पैरेलल ग्रुपिंग होती है, तो पैरेलल ग्रुपिंग में भी क्या करते हैं कि हम वही किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे करंट आई जा रहा है, यहाँ आर जा रहा है, इन सबसे कुछ कुछ करंट निकला होगा, I1 I2 I3 ऐसे निकला होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये कंडीशन बनाते हैं। सो ये वैसे फिर भी नहीं पूछा जाता, मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी ये पूछा गया है किसी से भी, बट अगर देखना होगा तो तुम देख सकते हो, एक बार गो थ्रू कर लेना तो क्विकली रिवाइज हो जाएगा ये तुम्हारा। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस ही हैं इस पे। जो लॉज तुमसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारे के सारे बता दिए कि ये वाले लॉज हो सकते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। मैक्सिमम लॉज ही पूछे जाते हैं। केवीएल केसीएल पूछा जा सकता है, ओम्स लॉ पूछा जा सकता है, कभी हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन, करंट डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, रिलैक्सेशन का डेफिनेशन क्या है, रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन, ये सारे डेफिनेशन तुमसे पूछे जा सकते हैं। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपसे पूछे जा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई ये करेंगे कि हम कुछ मैग्नेट से रिलेटेड स्टार्ट करें या वेव पहले स्टार्ट करेंगे। मैग्नेट नहीं, पहले स्टार्ट करेंगे हम वेव, क्योंकि वेव वाला बहुत कुछ पूछा जाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, बीट्स क्या होते हैं, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट तो मतलब ये समझ लो कि रटा रटा एक क्वेश्चन है जो हर बार पूछा ही जाता है।
कि डॉपलर इफेक्ट क्या है, उससे फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। वेव और लाइट वाला पूछा जाता है, वाईडीएससी Optics, पूछ लिया जाता है, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, यस सर। सर वो कैपेसिटेंस का पीडीएफ भेज दिया आपने? किसका बेटा? कैपेसिटेंस का। यार आवाज नहीं आ रही तेरी, समझ मुझे क्या कैपेसिटेंस का पीडीएफ बोल रहे हैं। किसका ग्रुप किसका? में तो था कैपेसिटेंस का, जो कल पढ़ाए थे, कैपेसिटेंस का तो भेज दिया था ना मैंने कल। तो ग्रुप में तो था ही। हाँ कैपेसिटेंस का भेज दिया था, करंट वाला मैं आज भेज दूंगा। आगे का जितना होने वाला है सारा का तो आया हुआ है, ग्रुप में डाला हुआ है सारा। हाँ कल मैंने डाल दिया था, कई सारे टॉपिक मैंने कल ही डाल दिए थे। कल नहीं सर, 1-2 दिन पहले डाले थे। हो सकता है यार, मतलब मुझे कई बार याद नहीं रहता है, लेकिन हाँ ये पहले याद किसे है कि डाला मैंने था? डाल दिए थे। वैसे 27 मई को डाले थे। ओके ओके। सर अब कहूट। काउट Yes, नहीं sir. यार, थोड़ा सा मेंसुरेशन करेंगे फिर काउट पे जाएंगे। ओके सर। सर 5 मिनट दे दो। नहीं 5 मैं पहले कुछ क्वेश्चंस तो करवा दूं। इसके ये फिजिक्स मेंसुरेशन के। मेंसुरेशन के। हाँ सर 5 मिनट दे दो बस। हाँ ठीक है, 5 मिनट ले लो, 5 मिनट में करवाता हूँ। आज का डिस्कशन यार काफी लंबा चला गया, बहुत सारी चीजें इधर उधर की डिस्कस हो गई जो मैं कभी करना नहीं चाहता था, लेकिन बस मेरा एक सजेशन ये रहेगा यार कि किसी भी चीज को अगर आप देखोगे तो ओपन माइंडेड होकर के देखना, दैट्स इट। आगे की अपनी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।